हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी और स्पीडीली चल रही होगी। एंड आई होप यू आर फॉलोइंग स्मार्ट स्टडी राइट नाउ, बिकॉज हमारे एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बाकी है और ये टाइम क्रूशियल हो जाता है। चाहे कोई कितना भी कहे कि 6 महीने में पढ़ाई नहीं हुई, 1 साल में पढ़ाई नहीं हुई, तो अब क्या होगी? 10 दिन में जो पढ़ाई आपकी हो सकती है वो शायद पूरे साल में या 6 महीने में ना हो पाए। बिकॉज जब हमारे पास 6 महीने होते हैं तो हम बहुत सेग्रीगेटेड, बहुत कुछ समेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट के 10 डेज में सब्जेक्ट वाइज हम सिर्फ उन्हीं एरियाज पे फोकस करते हैं जो हमारे एग्जाम को क्लियर कर देंगे। और इस क्लास का भी यही पर्पस है कि आपके उन सारे एरियाज के ऊपर फोकस करना जिनके क्वेश्चंस बैक टू बैक आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं कि अब एग्जाम के अंदर आएंगे। आपकी ऑलरेडी सीपीएल की क्लासेस और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं। बहुत क्रिस्प क्लासेस हैं, टेबल फॉर्मेट्स के अंदर है, उसमें केसेस भी ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं और क्वेश्चंस भी डिस्कस करे जा चुके हैं। प्लीज उन क्लासेस को जाके देखिए, क्योंकि उससे ज्यादा उन सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ने की नीड नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर भी केसेस की क्लासेस जो है वो आपके ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है। जो मेजर आपके कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स के टेबल्स हैं वो भी अपलोड करे जा चुके हैं, तो प्लीज उन दोनों वीडियोस को भी जाके देखिएगा। बचा हुआ जितना भी आपका एनवायरमेंट का सिलेबस है और जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस है वो सारा का सारा क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट की क्लासेस में क्लियर होगा। यानी कि 10 दिन के अंदर हम लोग 10 सब्जेक्ट्स की रिविजन करेंगे, फास्ट रिविजन करेंगे। पार्ट्स के अंदर आएंगे ये वीडियोस, हो सकता है 5 पार्ट के अंदर आए, हो सकता है 6 पार्ट्स के अंदर आए, बट 5 में वीडियोस आएंगी आपके पास। इनके अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट बताया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से डील करता है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। Which of the following statements are correct regarding the Stockholm Conference 1972? First, it was the first step which put forward environmental concerns on the global agenda. Second, the Stockholm Declaration contained principles and action plan containing recommendations for environmental policy. 30 seconds दीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। बट आप स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए। इससे ज्यादा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है। ऑलरेडी इतना ही आपसे घूम फिर आके पूछा जाता है। आई एम ऑल्सो गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज कि बाय चांस हमसे कुछ और ना पूछ ले। फर्स्ट थिंग, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 में कब हेल्ड हुई थी? 5th to 16th जून। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था? 122 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था। प्रिंसिपल्स कितने हैं इसके अंदर? 26 प्रिंसिपल्स हैं। ये चीजें तो आपकी ऑन द टिप्स होनी चाहिए। अच्छा, ज्यादातर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हेल्ड हुई है। तो हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कि आपको क्रैमिंग की अलग से जरूरत नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखते देखते ही आपको साथ साथ याद हो जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो थीम थी वो थी ओनली वन अर्थ। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 के एनवायरमेंट में भी हेल्प करेगा। अब साथ में इसकी 3 कैटेगरीज हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहले आपका एनवायरमेंट असेसमेंट, फिर आती है आपकी एनवायरमेंट मैनेजमेंट, फिर आते हैं आपके इंटरनेशनल मेजर्स फॉर एनवायरमेंट असेसमेंट एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ये 3 कैटेगरीज है आपकी, पूछी जा सकती है पेपर के अंदर। ऑड वन आउट करने के लिए कहा जा सकता है। बहुत इजी सी है, असेसमेंट है, मैनेजमेंट है और फिर इनके इंटरनेशनल मेजर्स है। अच्छा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 ने सबसे अच्छा काम क्या किया था? इट बिल्ड अ डायलॉग बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस, यानी कि डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस एक दूसरे से
एनवायरमेंट को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके खुल के बात कर सकते थे कि किसकी प्रॉब्लम क्या है, और भी जितने भी कंसर्न्स थे उनका एक ब्रिज नहीं था, वो एक ब्रिज बिल्ड कर दिया था इस कॉन्फ्रेंस ने। प्लीज एक बार ये चीजें नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन, which environmental law establishes two sets of penal offences whereby the government can sue any person who uses dynamite or other explosive substance in any way, whether coastal or inland, with intent to catch or destroy any fish or poisonous fish in order to kill? 30 seconds लीजिए, इसका आंसर कीजिए। बहुत सिंपल सा आंसर है, लॉजिकली यूज करेंगे दिमाग को तो भी आंसर कर देंगे इसका। यहाँ पे ये फिश की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिशरीज एक्ट है हमारा 1897 का, बट साथ साथ ईजमेंट एक्ट 1882 का है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है, और जो आपकी सीआरजी नोटिफिकेशंस है इनकी बात हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर करेंगे। ये जो बात करता है ये सेक्शन 4 और 5 से रिलेट करता है। फिशरीज एक्ट के अंदर वैसे भी आपके 7 सेक्शन है सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन एंड आइडेंटिफाई व्हिच इज ट्रू। It puts regulation on various activities, including construction, are regulated. It gives protection to backwaters and estuaries. 30 seconds लीजिए, इसका आंसर कीजिए। चलिए, इसका आंसर है सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। अब जरा सीआरसी नोटिफिकेशंस के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले 1991 के अंदर सीआरसी नोटिफिकेशंस आई थी अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी एक्ट के अंडर आई थी नोटिफिकेशन और किस ईयर के अंदर आई थी। उसके बाद इसमें काफी सारी अमेंडमेंट हुई है, बट जो फर्स्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी वो 1991 के अंदर हुई। सेकेंड इंफॉर्मेशन, MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बहुत बार हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरसी नोटिफिकेशंस इशू कौन करता है, और जो 4 ऑप्शंस हमें दिए होते हैं उसके अंदर हम लोग ये गलती करते हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्क कर देते हैं, बट ये आंसर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो ही है जो आपकी सीआरसी नोटिफिकेशन को इशू करता है। थर्ड बात करते हैं हम लोग कि सीआरसी एक्चुअली क्या होता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन कितने एरिया को माना जाता है। 2 पार्ट है इसके, एक हाई टाइड लाइन और एक बाकी सारी रिवर बैंक्स एक्सेट्रा। जो आपका 500 मीटर का एरिया होता है हाई टाइड लाइन से, उसको हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन मानते हैं, और 100 मीटर का जो एरिया होता है रिवर्स बैंक्स एक्सेट्रा बाकी सारी वाटर बॉडी से, उसको हम लोग कोस्टल रीजन रेगुलेशन जोन मानते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरीके के कोस्टल रेगुलेशन जोन होते हैं। सबसे पहला इकोलॉजिकली सेंसिटिव, यहाँ पे जो आपको परमिशन मिलती है वो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस के लिए और एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट्स के लिए मिलती है। फिर आता है सेकंड, जो कि डेवलप्ड अप टू द शोर लाइन ऑफ द कोस्ट। एक एक करके लिख देते हैं। CRZ1 इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया,
क्या क्या चीजों की हमें परमिशन मिलती है? एक तो एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फिर आता है आपका CRG, स्पेस कंपोनेंट। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, परमिशन मिलती है हमें यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस प्लस एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट। आई होप इतना आपको विजिबल है। CRZ to developed up to shoreline coast। ठीक है, फिर आता है आपका CRG 3। जो भी एरियाज 1 और 2 में इंक्लूड नहीं होते, दो चीज आती है इसके अंदर, नॉट इंक्लूडेड अंडर 1 and 2, second allotted to municipality but not developed या constructed। उसके बाद आता है आपका CRZ 4। जो कोस्टल स्ट्रेचेस होते हैं इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्लस लक्षद्वीप आइलैंड्स प्लस स्मॉल आइलैंड्स, ये जोन्स आपको याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि आपसे यही जोन्स मैच द फॉलोइंग के केस में बार बार PYQ में पूछे गए हैं। नॉट ओनली इन योर एनवायरमेंटल लॉ बट आपके पेपर 1 के अंदर भी पूछे गए हैं। आई होप ये जोन्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे ज्यादा क्रिस्प फॉर्म में और इससे ज्यादा क्लियर फॉर्म में इन जोन्स को नहीं समझाया जा सकता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Consider the following statements related to Water Prevention and Control of Pollution Act and identify which one is true. It provides for the protection of birds and animals and for all matters that are connected to it, whether it be their habitat or the waterhole or the forest that sustain them. It aims to deal with waste arising from ships along the coastal areas within a specified radius. 30 seconds लेके इसका आंसर करिए। चलिए इसका आंसर है डी। क्वेश्चन पढ़ने से ही हमें समझ आ रहा है। सबसे पहला जो बात कर रहा है बर्ड्स एंड एनिमल्स की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जो फर्स्ट लाइन है वो आपकी बात कर रही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की। इट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड फॉर ऑल मैटर्स दैट आर कनेक्टेड टू इट, वेदर इट बी देयर हैबिटेट और द वाटर होल और द फॉरेस्ट दैट सस्टेन देम। और जो आपका सेकंड लाइन है वो बात कर रही है आपकी मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1970। तो आप देख रहे हैं
कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन एक ऐसे एक्ट में से पूछा गया है जो एक्ट आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है, आपके सिलेबस में मेंशन भी नहीं है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट का आपका कुछ लेना देना नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है तो मतलब हमें बहुत ब्रीफ में इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी क्वेश्चंस। एक चीज नहीं पता होनी चाहिए, सही आंसर नहीं पता होना चाहिए, हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन ए नहीं है आंसर तो वो क्यों नहीं है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मेन ग्लोबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर। 30 सेकेंड्स लेके आंसर करिए। Option A, electricity production and transportation. Option B, industrial processes. C, agriculture processes. D, agriculture and transportation. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आपके हिसाब से क्या होगा इसका सही आंसर? आपका आंसर इसका ए ठीक है। बाकी सारे प्रोसेसेस है। एग्रीकल्चर आपका ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन में नहीं, रोकने में हेल्प करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, which of the following is first major environmental protection act to be promulgated in India? A, environmental act. B, air act. C, water act. D, none of the above. इसके साथ साथ इनके सेक्शंस भी पता होने चाहिए, सॉरी ईयर भी पता होने चाहिए। The correct answer is, क्या है इसका करेक्ट आंसर? आंसर सी। अगर ये ईयर आपको पता होंगी तो आप इसके अंदर सही सही आंसर बता देंगे। सर फर्स्ट मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया है, 1974 वाटर एक्ट है, तभी मैंने आपको कहा कि इसके साथ साथ इनके ईयर भी पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट, डैश इज अ प्रॉब्लम नॉट एसोसिएटेड विद पॉपुलेशन ग्रोथ। 30 सेकेंड्स लेके इसका आंसर करिए। Food and energy storage, environmental pollution, increased resource consumption, then none of the above. पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हमें फूड एंड एनर्जी की स्टोरेज नहीं होगी? पूरी कंट्री के अंदर अगर एक एरिया थी, पॉपुलेशन 100 थी और यहाँ पे पर बंदे के हिसाब से 100 क्विंटल्स फूड आता है 1 मंथ। अब यहाँ पे माइग्रेशन हुआ, लोग आ गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होके हो गई 180। अगर हम फूड 100 क्विंटल ही रखेंगे तो ये बैलेंस में जो 80 लोग हैं वो क्या खाएंगे? या तो ये 100 क्विंटल जो है वो डिवाइड हो जाएगा सब में, सबका पेट आधा भरेगा, या फिर हमें फूड और मंगाना पड़ेगा। सेम बात एनर्जी की हो रही है, जितनी बिजली यूज होती थी उससे ज्यादा बिजली यूज होगी, घर ज्यादा बनेंगे तो उस हिसाब से स्टेट को उस बिजली का भी ध्यान रखना पड़ेगा या उस कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जहां पे 100 गाड़ियां चल रही थी वहां पे 180 गाड़ियां चलने लगी, ऑब्वियसली बात है हीट बढ़ेगी। इंक्रीज रिसोर्स कंजप्शन, ये बात ऑलरेडी आपको समझाई जा चुकी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। The term environment pollutant has been defined in the act includes। 30 seconds लीजिए आंसर करिए।
जिन बच्चों ने एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट ढंग से पढ़ा है उनको ये पता है कि आंसर डी है। कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन 2B, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट आपका डिफाइंड है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एनवायरमेंट ऑडिट? एनवायरमेंट ऑडिट क्या होता है? Writer to check and take necessary action against erring industries and erring officers. A check on the accounts of the companies involved in environmental pollution. A check on environmental pollutants and the measures on extent of damage caused. या फिर all of the above. The correct answer is A. An idea to check and take necessary actions against erring industries and erring officers. Environment audit कहते हैं इसको। चेक ऑन अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज इसको कहते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। और जो आपका सी है वो एनवायरमेंट के ऊपर चेक करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। The Environment Protection Act is under which of the categories of legislation? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है। प्रीवियस ईयर में जब जब ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं किसी भी एक्ट को लेकर तो ज्यादातर बच्चे 80% ऑफ स्टूडेंट्स इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क करते हैं। चलिए 30 सेकंड्स लीजिए इसका आंसर मार्क करिए। The correct option is वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब आप कहेंगे कि मैम रेमेडी भी है उसमें, कहीं ना कहीं हमें फाइन वगैरह भी बता रखे हैं, तो वेलफेयर लेजिस्लेशन क्यों है? वो एनवायरमेंटल एक्ट को वेलफेयर लेजिस्लेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है। जहां पे एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात आ रही है, यानी कि पूरी कंट्री एट होल प्रोटेक्शन एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा है ना। अब अगर आपका वाटर प्रिवेंशन एक्ट है तो वो वाटर के पॉल्यूशन को बचाने की बात कर रहा है। एयर प्रिवेंशन एक्ट है वो एयर को क्लीन करने की बात कर रहा है। नॉइज प्रिवेंशन एक्ट है वो आपकी नॉइज रिडक्शन की बात कर रहा है। ऐसे ही एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बचाने की, उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, यानी कि कंट्री के उस एक पर्टिकुलर हिस्से की वेलफेयर की बात कर रहा है। दैट इज व्हाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज वेलफेयर लेजिस्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यू आर लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम दिस। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक की आपके पास इंक्लूड हुए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।